हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। आप लोगों ने मेरा आरबीआई ग्रेड बी 2026 का स्ट्रेटजी वीडियो ज़रूर देखा होगा एंड एज प्रॉमिस्ड मैं पूरा सिलेबस आरबीआई ग्रेड बी का आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम लोग फाइनेंस से शुरू करेंगे। फर्स्ट सेशन है। सिलेबस देखते हुए मैंने पूरा स्टडी मटेरियल डिज़ाइन किया है, कंपाइल किया है। हर स्लाइड में आपको पता चलेगा कि वो सिलेबस से कैसे रिलेटेड है। लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा सिलेबस है। फाइनेंस फॉर आरबीआई ग्रेड बी में हमारा फाइनेंशियल सिस्टम हमारे में हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे है, उसमें सेबी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग काफ़ी डिटेल में, आईआरडीए के बारे में पढ़ेंगे, पीएफआरडीए के बारे में। आरबीआई हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि आरबीआई के लिए सेपरेट वीडियो होगा। एक पूरा वीडियो सिर्फ आरबीआई के लिए डेडिकेटेड होगा जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट 2 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अब आगे करना शुरू करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मीनिंग की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जो कुछ ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं जैसे मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, इसको मैं थोड़ा लाइट कलर कर देता हूँ, जैसे मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देयर एलोकेशन टू प्रोडक्टिव यूज। ठीक है, इंटरमीडियरी होते हैं सरप्लस और डेफिसिट यूनिट्स के बीच में, मतलब जैसे हमारे पास पैसा ज़्यादा है हम बैंकों में डिपॉजिट कर देते हैं। डेफिसिट यूनिट्स जिन्हें लोन चाहिए होता है तो वो बैंक से लोन ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारी सेविंग्स मोबिलाइज होती हैं। क्लियर? ये हमारा सेविंग्स मोबिलाइज करने का मेथड है। दे सपोर्ट कैपिटल फॉर्मेशन, रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी प्रोविजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो की टर्म हमारे को याद रखना है ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे रहेगी? अगर हमारी कैपिटल फॉर्म होती रहेगी जीडीपी हमारा बढ़ेगा, हम पे ज़्यादा पैसा है, हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, उस पर हमें और ज़्यादा पैसा मिलेगा इंटरेस्ट लगकर। बैंक उस पैसे को लैंड करेगा तो बैंक इंटरेस्ट करके और अर्न करेगा। कुछ पार्ट बैंक उसका इन्वेस्ट करेगा, वहाँ से बैंक अर्न करेगा इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो कैपिटल फॉर्मेशन होती है। रिस्क मैनेजमेंट, हम लोग फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस ले रहे हैं, इंश्योरेंस कवर हमें लेना है, वहाँ पे हमारा रिस्क कवर होता है। लिक्विडिटी प्रोविजंस भी रहते हैं, किसी को भी पैसे की अगर नीड है वो बैंक से लोन की फॉर्म में ले सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब हम अलग अलग कॉन्सेप्ट लेकर आए, जैसे पीएसएल का कॉन्सेप्ट लेकर आए, है ना, जनधन योजना लेकर आए, जीवन ज्योति बीमा योजना लेकर आए, जेजेबीवाई। इनके अंदर क्या हुआ, हमने अनबैंक सेक्टर को टारगेट करने की कोशिश की। हमने कोशिश की कि जिन लोगों के पास फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं है उन तक भी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचे, और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारा यूपीआई सर्विसेज ने करा है। आप देखिए काफ़ी सारे अब रिक्शे वाले, सब्जी वाले, छोटे छोटे वेंडर्स, गांव में छोटे छोटे जो चाय की टपरी पर बैठते हैं, पान मसाले वाले, इस तरह के लोग भी यूपीआई लेने लगे हैं। जब यूपीआई से पेमेंट हो रहा है इसका मतलब पैसा उनके बैंक अकाउंट के अंदर जा रहा है। बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा मतलब उनका अब बैंक अकाउंट है, वो लोग फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ गए हैं। छोटी छोटी उनकी सेविंग्स होगी, उससे क्या होगा, उससे वो छोटा छोटा इंटरेस्ट अर्न करना शुरू करेंगे। उनमें से जिन्होंने भी जनधन योजना में अकाउंट खोला है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले पाएंगे। ये सब हम लोग डीप में पढ़ेंगे इनके स्पेसिफिक टॉपिक्स के अंदर। जैसे पीएसएल का स्पेसिफिक एक वीडियो मिलेगा आपको, जनधन योजना हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर करेंगे। तो इस तरह से हम करते चलेंगे। आगे देखते हैं क्या है इसमें। बाय रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मैं थोड़ा सा इसे रब कर देता हूँ पहले, यहाँ पर जो आ रहा है, ओके। बाय इंक्लूजिंग reducing information asymmetry and transaction cost, financial institutions ensure efficient functioning of their financial system। ठीक है, तो जो भी एसिमेट्रीज हैं, एसिमेट्रीज हमने कैसे करी है, हटाई है, हमने स्पेसिफिक गाइडलाइंस बना दी हैं कि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे। बैंक्स हैं, बैंक्स के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है हमारा जो बैंकों को रेगुलेट सुपरवाइज करता है, हमें पता है, हम लोग आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो हमें पता ही है ना। तो सारे बैंकों के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, कॉमर्शियल बैंक है उनके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, रीजनल रूरल बैंक्स है उनके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। तो कोई इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं रहेगी हमारे पास। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम लोगों ने कम कर दिया है, बहुत सारी सर्विसेज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई हैं। तो ये सब करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंश्योर करते हैं कि एफिशिएंट फंक्शनिंग रहे। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास सब कुछ आएगा, रेगुलेटर्स भी आएंगे, सुपरवाइजर्स भी आएंगे, जो हमारे बैंक्स हैं वो भी आएंगे, जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं वो भी आएंगे, म्यूचुअल फंड्स भी आएंगे, कैपिटल मार्केट के इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे। ये सब मिला के हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारा, 4 मेजर लेयर्स है इसकी।
पहली रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशंस, इसमें क्या आएगा, हमारे 4 मेजर रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई है, सेबी है, पीएफआरडीए है और आईआरडीएआई है। ये 4 हमारे मेजर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आएंगे, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगे। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएफसीआई है, नाबार्ड है, ये हमारा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इनका पार्ट होता है, या फिर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ये हमारा 4 मेजर तरीके से हमने हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला पार्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जैसे हमने पीछे देखा था, सबसे पहले क्या होगा, एपेक्स लेवल पे हमारे पास होता है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशंस। ठीक, इसके अंदर आरबीआई आएगा जो कि बैंक्स को, एनबीएफसी को, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है। हमें पता है आरबीआई क्या क्या रेगुलेट करता है, डिटेल में हम लोग सेपरेट वीडियो में इसको समझेंगे। फिर सेबी आता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, इंक्लूडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस एंड म्यूचुअल फंड्स। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे और इसके फंक्शन देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास सेबी के लिए जो मार्केट्स है, हमारे कैपिटल मार्केट जो है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, उसका एक सेपरेट पार्ट दिया हुआ है सिलेबस के अंदर। इन डिटेल हम लोग वहाँ करेंगे कि कैपिटल मार्केट में क्या क्या होता है जिनको सेबी रेगुलेट करता है, कौन कौन से इंटरमीडियरीज होते हैं, प्राइमरी मार्केट्स में हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आईपीओ होता है, एफपीओ होता है, राइट्स इशू होते हैं, या शेयर्स होते हैं, हमारे सेकेंडरी मार्केट में डीलिंग होती है, वो सब कुछ हम लोग उन स्पेसिफिक वीडियोज़ में करेंगे। आईआरडीआई से रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा हमारे सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ना, पर जितना ज़रूरी है वो हम लोग पूरा पढ़ेंगे। आईआरडीआई इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है। ठीक है, पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। वही हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके कितने बोर्ड मेंबर्स होते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसकी हिस्ट्री है, कैसे आईआरडीआई एग्जिस्टेंस में आया और क्या इसके फंक्शंस हैं। सिमिलरली हम पीएफआरडीए को पढ़ेंगे। पीएफआरडीए हमारा पेंशन फंड को रेगुलेट करता है, जैसे एनपीएस है या फिर अटल पेंशन योजना है, दोनों को पीएफआरडीए के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। इन दोनों स्कीम्स की डिटेल्स हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स वाले वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेंगे। वैसे भी हमारा फर्स्ट पार्ट है, मेजरली ये इंट्रोडक्टरी है, इसके बाद हमारा हर टॉपिक डिटेल में रहेगा। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसके बाद हमारे, हमने पहली लेयर रेगुलेटरी सुपरवाइजर इंस्टीट्यूशंस की पढ़ी। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में सेंट्रल बैंक है हमारा, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, हमारी एपेक्स बॉडी है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटर है बैंकिंग सिस्टम का। अब बैंक्स हमारे कितने तरह के हैं, बैंक्स हमारे पास मल्टीपल तरह के होते हैं। जैसे प्राइमरी अगर हम लोग बात करें, मैं यहाँ पे छोटे से उसमें बनाने की कोशिश करता हूँ। प्राइमरी हमारे पास जो बैंक्स हैं, ठीक है, दे मे बी शेड्यूल्ड या फिर नॉन शेड्यूल्ड। ठीक है, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड दोनों ही हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे कॉमर्शियल बैंक्स, दूसरे होते हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो बैंकिंग हमारी इस तरह से क्लासीफाई होगी, हमारे बैंक्स जो हैं वो शेड्यूल्ड होंगे या नॉन शेड्यूल्ड होंगे। शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड दोनों में ही हमारे कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स भी हो सकते हैं। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे शेड्यूल्ड हैं। नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स कोई नहीं है, बट जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड दोनों स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स कौन से हैं, जो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में आते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, फॉरेन बैंक्स है, आरआरबीज हैं। इसके अलावा एक नीश बैंक की भी कैटेगरी आती है हमारे पास, नीश बैंक्स। नीश बैंक्स में क्या आते हैं, हमारे पेमेंट बैंक्स आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आते हैं। दोनों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे डिटेल में, क्योंकि दोनों फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ हम लोग लिंक करते हैं। यहाँ पे हमारे समझने के लिए नीश बैंक भी एक कैटेगरी आती है। नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जो हमारे सेकंड शेड्यूल में नहीं आते हैं, लिमिटेड रोल होता है, बट क्योंकि ये इंडिया में नहीं है तो यहाँ पे हमें इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। फिर हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक दो तरह के स्ट्रक्चर में काम करते हैं, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर करता है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर करता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में हमारे पास स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे अर्बन भी हो सकते हैं, रूरल भी, मतलब जो रूरल एरियाज में है वो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो अर्बन एरियाज में मतलब सिटीज़ में हैं वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। इन्हें हम लोग शॉर्ट में यूसीबीज भी लिखते हैं, और ये आरबीआई के सुपरविजन के अंडर आते हैं। रूरल आरबीआई के सुपरविजन में नहीं आता। जो हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर मैं बात करूं, कलर चेंज कर देते हैं इसका, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर मैं बात करूं, ये अंडर द सुपरविजन ऑफ नाबार्ड है, नाबार्ड इन्हें सुपरवाइज करता है। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें,
इनका भी सुपरविजन नाबार्ड के थ्रू होता है। नाबार्ड जब हम डिस्कस करेंगे वहाँ देखेंगे। और जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का सुपरविजन भी नाबार्ड के थ्रू करता है। बट अगर कोई भी इंडिया में बैंक है, बैंक का लाइसेंस या फिर उसका रेगुलेशन बैंकों का आरबीआई के थ्रू होता है। बैंक का लाइसेंस आरबीआई देगा तो उसका रेगुलेशन भी आरबीआई करेगा। रेगुलेशन और सुपरविजन में फ़र्क होता है। सुपरविजन में हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। रेगुलेशन में हम उसके लिए नियम कानून बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जिससे हम लोग स्कार्ड बी भी बोलते हैं, या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम लोग पी कार्ड बी भी बोलते हैं। ये दोनों ही सुपरविजन ऑफ नाबार्ड के अंदर आते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। तो जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर हमारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इफ़ एनी, या फिर अगर होते हैं, या फिर हमारे एक कोऑपरेटिव बैंक जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये आरबीआई के रेगुलेशन और सुपरविजन परव्यू में आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, या फिर एस कार्ड बी या फिर पी कार्ड बी, ये नाबार्ड के सुपरविजन में आते हैं। बट ओवरऑल पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर जो भी है वो हमारा आरबीआई के रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, इंक्लूडिंग नाबार्ड। नाबार्ड इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाई आरबीआई एंड सुपरवाइज्ड बाई आरबीआई। नाबार्ड का सुपरविजन भी आरबीआई करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं अपने वीडियो में हम लोग। ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, हमारे पास 5 ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में अब। ठीक है, कौन कौन से हैं? नाबार्ड, नाबार्ड का काम है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर देखता है। सिडबी एमएसएमईज को देखता है। एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड फाइनेंस को देखता है। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक हाउसिंग फाइनेंस को देखता है। नैबफिट ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसेस को देखता है। तो ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर को देखते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर का डेवलपमेंट करना इनका काम होता है। दे कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ डीएफआईज, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये आते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में और भी इंस्टीट्यूशन है, बट स्पेसिफिकली एआईएफआईज की बात करें, क्वेश्चन डायरेक्ट आपका नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम में भी आ सकता है, आरबीआई ग्रेड बी के प्री में भी आ जाए, मेंस में इतना डायरेक्ट आना मुश्किल है कि इनमें से कौन सा आपका, या फिर इंडिया में कितने एआईएफआईज हैं ये नहीं आएगा। ये ज़रूर आ सकता है कि किसी एआईएफआई के भी बारे में आपको 5-6 लाइन दे दी गई हैं और उसमें से पूछा गया कि कौन कौन सी सही हैं। वो भी हम लोग जब हम लोग थर्ड वीडियो में इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ समझेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंक, जो हमारे बैंक हैं उनके अलावा बहुत बड़ी फाइनेंस इंडस्ट्री है। इसमें क्या क्या आता है? ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बैंकिंग फंक्शंस नहीं देते, मे बी पार्शियल बैंकिंग फंक्शन देते हो या ना देते हो। दे में बी क्लासिफाइड एज एनबीएफसीज। एनबीएफसीज का क्या काम होता है? एनबीएफसीज प्राइमरली हमें लोन देती हैं, हमें एज एन इंडिविजुअल्स को भी देती हैं, स्पेसिफिक सेक्टर को भी देती हैं, कंपनीज को भी देती हैं। जैसे एसेट फाइनेंस कंपनीज हैं, लोन कंपनीज हैं, इंफ्रा फाइनेंस कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। ये एनबीएफसीज हैं। इनमें से कुछ एनबीएफसीज होती हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। जब हम एनबीएफसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में, वहाँ पे हम इनको समझेंगे डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज क्या होती हैं और बाकी एनबीएफसीज के लिए आरबीआई ने क्या गाइडलाइन दी हुई है। हर एनबीएफसी का अलग क्राइटेरिया होता है, कितनी उसकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, कितने उसके जो आरबीआई ने अलग अलग फाइनेंशियल इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, 3 मेजर तरह से क्लासिफाइड है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल यूआईआईसी है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, ये आपका रेगुलर जनरल इंश्योरेंस, जैसे आपका गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, फायर का इंश्योरेंस हो गया, थेफ्ट का इंश्योरेंस हो गया, उस तरह का इंश्योरेंस देगी। साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी देती है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ हेल्थ का इंश्योरेंस करती हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ का इंश्योरेंस करती हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं दे सकती, आपको हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं दे सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक तरह से। इनमें भी कई तरह के होते हैं हमारे पास। म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं। इन सबको मैंने डिटेल में एज पर आवर एग्जाम रिलेशन बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोज़ में किया हुआ है। थोड़ा उसमें और डिटेल ऐड करके, थोड़ा और पॉलिश करके हम लोग विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई सिलेबस हम उसको दोबारा से
बनाएंगे और प्रेजेंट करेंगे। और एक होते हैं हमारे पेंशन फंड्स, जैसे एनपीएस और अटल पेंशन योजना आ गई। अब इसके अंदर जो एनबीएफसीज हैं, इन्हें कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई। सुपरवाइज कौन कर रहा है? हाउसिंग फाइनेंस को सुपरवाइज करना किसका काम है? एनएचबी का काम है। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस को कौन रेगुलेट सुपरवाइज करता है? आईआरडीआई। म्यूचुअल फंड्स को कौन करता है? सेबी। एनपीएस और एपीवाई को कौन करता है? पीएफआरडीए। यहाँ तक क्लियर है? अब सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आगे की वीडियोस में चलते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम का काम क्या होता है? छोटा सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसमें आ सकता है। इटसेल्फ डायरेक्टली नहीं आएगा कि फाइनेंशियल सिस्टम का क्या काम है, बट फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी पूछे हुए 2-3 पार्ट्स में क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर एक पार्ट ये हो सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे पहले सेविंग्स को मोबिलाइज करता है ना। जो भी स्कैटर्ड हाउस होल्ड सेविंग्स होती है, जैसे कि हमने शुरू में समझा था, हमारी छोटी छोटी सेविंग्स होंगी, उनको कलेक्ट करके वो उनसे लोन देते हैं, है ना। दे चैनल दैम इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम फॉर प्रोडक्टिव यूज। जब लोन दे रहे हैं, उससे कुछ बिल्ड हो रहा है, कोई अपना घर बना रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लगा रहा है, कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट लगा रहा है, कहीं स्कूल बन रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ता है। और जब डेवलपमेंट बढ़ेगा, इस तरह से खर्चा मार्केट में बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, कंट्री डेवलप होगा। एलोकेशन ऑफ क्रेडिट, दे एलोकेट फंड एफिशिएंटली टू प्रायोरिटी एंड प्रोडक्टिव सेक्टर। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर है, आरबीआई लेकर आया था कि एग्रीकल्चर में इतना करना है, हाउसिंग में इतना करना है, रिन्यूएबल एनर्जी में इतना करना है ना। इसमें लिमिट्स हैं 40%, 60% और 75% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बैंक, कि वो इतना परसेंट अपने टोटल लोन पोर्टफोलियो का, जिसको हम थोड़ा एडजस्ट करके एएनबीसी बोलते हैं। फ़र्क होता है टोटल लोन्स और एएनबीसी में, हम समझेंगे आगे। तो एएनबीसी का 40%, 60%, 75% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बैंक, पर्टिकुलर प्रायोरिटी सेक्टर में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं या फिर वहाँ पे लोन देते हैं। तो एलोकेशन ऑफ क्रेडिट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है ना। इंश्योरेंस के थ्रू, हैजिंग के थ्रू, मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, अलग अलग तरीके से रिस्क हम लोग मैनेज करते हैं। इंश्योरेंस तो सबसे बेसिक एग्जांपल है रिस्क मैनेज करने का। आपको लाइफ का रिस्क है, मान लीजिए आप आईआरसीटीसी से अपना ट्रेन टिकट कराते हैं या फिर मेक माई ट्रिप पे अपनी फ़्लाइट बुकिंग करते हैं, वहाँ पर एक इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है, लगेज का इंश्योरेंस आता है, वो आपका रिस्क है एक तरह से। तो ये रिस्क किस चीज़, मतलब किस सिस्टम के थ्रू कवर हो रहा है? हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, इंश्योरेंस कंपनीज इसको कवर कर रही हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने शुरू में ही समझा था किस तरह से बैंक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करते हैं, या जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो जीवन ज्योति बीमा योजना या सुरक्षा बीमा योजना थ्रू बैंक्स प्रोवाइड कर रही हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ये सब के थ्रू हमने अभी समझे, पहले पॉइंट से ही हमने समझना शुरू करा कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है, स्टेबिलिटी कैसे हो रही है। तो ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स के फंक्शंस हैं। अब हम लोग अपने पहले रेगुलेटर की तरफ चलते हैं। हमने 4 रेगुलेटर की बात करी थी, कौन कौन से थे? आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीएआई। और जैसे मैंने आप लोगों को बात कहा था, आरबीआई को हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, सेपरेट वीडियो होगा। सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीएआई हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले सेबी की बात करते हैं। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये इसकी फुल फॉर्म है, हमें पता है, मुंबई बेस्ड है ना। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1980 एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्डरली हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इस बार सेबी से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था, इसी बार हमारे ग्रेड बी मेंस में आया था, जो 6 दिसंबर को था, फेज 2, उसमें फाइनेंस में सेबी के बारे में और सेबी ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं कैपिटल मार्केट के, उसके बारे में। इनिशिएटिव्स तो हम लोग जब अपना फाइनेंशियल सिस्टम का रीसेंट ट्रेंड्स पढ़ेंगे, उसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। यहाँ पे हम सेबी का बेसिक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कब बना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 अप्रैल 1988 को इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई थी। सो इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जब बना था 1988 में, इट वाज टू फंक्शन अंडर ओवरऑल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इनिशियली जब बना था 1988 में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता था, तब तक इसके पास ऑटोनॉमस पावर्स नहीं आई थी। सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस मतलब इसका स्पेसिफिकली एक्ट पास हो गया 30 जनवरी 1992 को थ्रू एन ऑर्डिनेंस। तो सबसे पहले इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू हमने स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। ऑर्डिनेंस को बाद में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो जब ये एक्ट बन गया या फिर ऑर्डिनेंस पास हो गया, यहाँ पे ये स्टैट्यूटरी स्टेटस हो गया। अब सेबी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। इसके लिए इस एक्ट में ही रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइन सब कुछ गिवन है। सेबी इस एक्ट के हिसाब से काम करता है।
सेबी को कुछ और ऐसा नहीं मिल सकता, कुछ भी अगर उसे एक्स्ट्रा काम करना है इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू सेबी एक्ट, अदरवाइज नहीं करेगा। आगे सेबी की हिस्ट्री की अगर बात करें, सेबी फॉर्मेशन में किस तरह से आया, तो सेबी से पहले क्या था, जो इंडिया का कैपिटल मार्केट था इट वाज रेगुलेटेड बाय द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, सीसीआई था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू अंडर कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। ठीक है, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट कब आया होगा, हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे या इंडिपेंडेंस के आसपास ही, तब सीसीआई एक्ट आया था जिसके थ्रू इंडिया के कैपिटल मार्केट को हम लोग रेगुलेट करते थे। फिर क्या हुआ, 1980s में हमारा मार्केट ग्रो होने लगा, है ना, और एक इंडिपेंडेंट मार्केट रेगुलेटर की नीड फील होने शुरू हुई। किस तरह से मार्केट ग्रो हुआ, ये हमारा ईएसआई सिलेबस का पार्ट है जहाँ पे हम अपने मार्केट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ग्रोथ पढ़ेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, वहाँ पर हम इसको समझेंगे कि मार्केट किस तरह से ग्रो हुआ। तो आप ये समझिए कि आपका इकोनॉमिक्स और फाइनेंस दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, पैरेलली हम लोग समझते हुए चलेंगे। सेबी इनिशियली 1988 में हुआ था थ्रू एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, हम लोगों ने अभी पीछे वाली स्लाइड पे समझा था। फिर मार्केट इरेगुलरिटीज और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को देखते हुए स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन की जरूरत फील हुई, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या था, जो हर्षल मेहता वाला स्कैम था, हर्षल मेहता का स्कैम था ना, हर्षद मेहता का, सॉरी, हर्षद मेहता का जो स्कैम था, उसके बाद से हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी नीड फील होने लगी। सेबी वॉज ग्रांटेड स्टैट्यूटरी पावर्स इन 1992 विद द इनैक्टमेंट ऑफ सेबी एक्ट 1992, यह भी हम लोगों ने समझा ही था पीछे वाली स्लाइड में, है ना। उसके बाद से सेबी हैज इवॉल्व एज अ प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ इंडियाज कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट। इंडिया का कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी। ठीक है, और इसका फोकस क्या है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट डेवलपमेंट। अब एक चीज़ मैं आपको छोटी सी चीज़ यहाँ पे साइड में लिखकर समझाता हूँ, इसी चीज़ से ये जो हमने इन्वेस्टर वर्ल्ड का यूज़ किया है इसके हिसाब से। हम लोग जब बैंक्स में ये क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, कैपिटल मार्केट में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब डिपॉजिट की बात करते हैं तो आरबीआई का काम है डिपॉजिटर प्रोटेक्शन, आरबीआई काम क्या करता है, डिपॉजिटर का प्रोटेक्शन। सेबी में क्या हो रहा है, हम क्योंकि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका काम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ठीक, आगे चलते हैं इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ सेबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेबी का एपेक्स बोर्ड होता है सेबी बोर्ड। सेबी बोर्ड सेबी का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। ठीक है, जैसे आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है, सेम वे सेबी में सेबी बोर्ड है। आरबीआई का हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। कंपोजिशन क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले हमारे पास एक चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 मेंबर आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, 1 मेंबर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, 5 अदर मेंबर होंगे जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और एटलीस्ट 3 होल टाइम मेंबर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो टोटल लोग कितने हो गए, एक हमारा हो गया चेयरमैन, ठीक है, 2 मेंबर हो गए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, 1 मेंबर हो गया आरबीआई का, 4, 5 मेंबर भेजे गवर्नमेंट ने, 4 और 5 9, और एटलीस्ट 3 होल टाइम मेंबर्स, तो मिनिमम हमारे पास 12 मेंबर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि होल टाइम मेंबर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं। तो एटलीस्ट 12 मेंबर हमारे सेबी के बोर्ड में रहेंगे। ठीक है, रोल क्या होता है बोर्ड का, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, रेगुलेशन ऑफ सुपरविजन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, एनफोर्समेंट और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ये सेबी के बोर्ड का रोल होता है। सेबी में अलग अलग फंक्शन है, जैसे मार्केट रेगुलेशन फंक्शन अलग है, एनफोर्समेंट फंक्शन अलग है, सर्विलेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और म्यूचुअल फंड्स, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर इंस्टीट्यूशन में हर चीज़ का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, सिमिलरली सेबी में भी है। फंक्शंस देखते हैं तो सबसे पहले सेबी के रेगुलेटरी फंक्शंस आते हैं। रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या है कि सेबी जो भी कुछ रेगुलेट करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, मार्केट से यहाँ पे हमारा मतलब है कैपिटल मार्केट, यहाँ पे हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये डायरेक्ट पॉइंट है, इनमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने का तो मेरे हिसाब से नहीं है। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडर राइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स एंड द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट, तो जो भी हमारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं, जैसे शेयर खां का आपने नाम सुना होगा, एंजल ब्रोकर्स का नाम सुना होगा, तो ये सब जो भी हैं, या फिर जैसे मोबाइल ऐप्स हैं आपकी, जैसे ग्रो है या फिर जेरोदा है, या आपके ब्रोकिंग ऐप्स हैं,
और ये बाकी भी सर्विसेज देती हैं, अंडरराइटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। मर्चेंट बैंकर्स का भी, मर्चेंट बैंकर्स तो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं या कॉमर्शियल बैंक्स या स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं हमारे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस, ये सब का रेगुलेशन का काम सेबी के पास है। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड बाय कंपनीज, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है उसकी बिडिंग प्रोसेस होती है, वो भी सेबी देखता है। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन by undertaking inspection, conducting inquiries and audit of stock exchanges and intermediaries, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज या इंटरमीडियरीज हैं उनका इंस्पेक्शन करना। ऑडिट नहीं करते, इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि ऑडिट फुल उसका होता है, इंस्पेक्शन सैंपल बेस्ड होता है। इंस्पेक्शन में क्या देखेंगे कि वेदर दे आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी प्रॉपरली और नॉट। वहाँ पे कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे कोई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट तो नहीं हो रहा है। कुछ इंक्वायरीज आती है तो उसको देखना, उनके स्टॉक एक्सचेंजेस का ऑडिट देखना, ये सारा काम इस तरह का सेबी देखता है। लेविंग फी फॉर और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट, तो सेबी एक्ट के हिसाब से जहाँ पर भी कोई फी लगानी है, कोई चार्जेस लगाने, इंक्लूडिंग पेनल्टीज, पेनल्टीज भी लगते हैं। जैसे आप लोग अगर बैंकिंग की तैयारी करी थी आप लोगों ने, तो करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि आरबीआई ने किसी बैंक पे पेनल्टी लगाई, सिमिलरली सेबी भी लगाता है। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर्स अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस सारे रेगुलेशन के अलावा जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पावर्स दी हुई हैं उनको एक्सरसाइज करना एज पर द नीड। क्लियर? ये थे सेबी के रेगुलेटरी फंक्शंस। तो इनके सारे जो भी हमारे रेगुलेटर्स हैं तीनों, इनके फंक्शंस तीन तरह के होते हैं। पहला रेगुलेटरी, क्योंकि रेगुलेटर्स तो है ही है। दूसरा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी इनका काम होता है, इटसेल्फ उस पर्टिकुलर सेगमेंट को, मार्केट को डेवलप करना। तीसरा प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो कस्टमर है, चाहे आपके डिपॉजिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। डेवलपमेंट फंक्शंस अगर देखें हम लोग सेबी का, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, जो सिक्योरिटी मार्केट के इंटरमीडियरीज हैं उनकी ट्रेनिंग भी कराता है। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिकिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जैसे सेबी की एनुअल रिपोर्ट आती है, इसके अलावा सेबी ऑल भी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। एक हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर रिपोर्ट्स हमारा नाम होगा, और उसमें कौन सा इंस्टीट्यूशन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ये मैं या तो वीडियो की फॉर्म में या फिर एक लिस्ट की फॉर्म में आप लोगों को दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा विद द टाइम। अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडेप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, है ना, कैपिटल मार्केट को भी डेवलप करता है। प्रोटेक्टिव फंक्शंस की बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट, कोई भी स्टॉक मार्केट की जो भी एजेंसीज हैं, कंपनीज लिस्टेड हैं, वो नहीं बना सकते हैं। मैनिपुलेशन, प्राइसिंग एटसेट्रा, तो इस चीज़ से सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस, ऊपर भी मैंने बताया था पेनल्टीज लगाते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग रोकता है। फिर अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस एंड कोड, ये एफपीसी, एग्जाम में डायरेक्ट एफपीसी शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है किसी चीज़ में लिखने के लिए। एफपीसी इज ऑलवेज द फेयर प्रैक्टिस कोड्स या फेयर प्रैक्टिस एंड कोड ऑफ कंडक्ट, इस तरह से आप कह सकते हैं। शॉर्ट में हम लोग एफपीसी बोलते हैं कि फेयर प्रैक्टिस कोड होना चाहिए, मतलब फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। हर अपने अपने मार्केट में करता है, सेबी सिक्योरिटीज मार्केट में करेगा, पीएफआरडीए पेंशन फंड्स में करेगा, आईएलडीआई इंश्योरेंस मार्केट में करेगा, आरबीआई बैंकिंग के अंदर करेगा। क्लियर? आई होप सेबी यहाँ पर समझ आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, सेबी के जो भी बाकी चीज़ें हैं, इंटरमीडियरीज वगैरह, वो हम लोग उनके स्पेसिफिक प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की वीडियोस में कैपिटल मार्केट के अंदर वहाँ पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आईआरडीआई की बात करें तो ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटर है हमारा। आईआरडीआई एक्ट हमारा 1999 के अंदर पास हुआ था। एम्स क्या है, जो पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट है वो, एंड प्रमोट ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ग्रो करना और पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। पॉलिसी होल्डर कौन है, हम लोग जिन्होंने इंश्योरेंस लिया होता है। गवर्निंग बॉडी आईआरडीआई अथॉरिटी होती है इसकी, जिसके अंदर चेयरपर्सन है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री को जानते हैं इसके बाद। अच्छा, आईआरडीआई करता क्या है, रेगुलेशन करता है, सुपरवाइज करता है इंश्योरर्स को, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और कंप्लायंस को एनफोर्स कराता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ, पहले हिस्ट्री देखते हैं फिर स्ट्रक्चर पे आएंगे। हमें पता है जब हमारा इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर था वो 1950s के अंदर ग्रो होना शुरू हुआ था, नेशनलाइज हुआ था। 1956 में एलआईसी को नेशनलाइज किया गया था, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को,
और उसके बाद 1972 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, जीआईसी इज जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। और ये मार्केट को रूल करते थे, एक तरह से डोमिनेट करते थे। 1990s में क्या हुआ, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया था तो लिबरलाइजेशन ने बोला कि एक इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स की नीड है और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की ज़रूरत है। तो किसी एक स्पेसिफिक डेट पर ये नहीं होता, बट ओवर द टाइम इस चीज़ की नीड फील होने लगती है। मल्होत्रा कमेटी है 1993 में। मल्होत्रा कमेटी ने क्या बोला, ओपनिंग अप द इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स एंड एस्टेब्लिशिंग अ रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो आईआरडीआई कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था, दैट वाज मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी ने ये चीज़ बोली थी। Based on these recommendations, IRDA was constituted in 1999 through an ordinance. तो इनिशियली एक ऑर्डिनेंस आता है इसके अंदर भी, जैसे सेबी में आया था, उसके बाद में इसका एक्ट आ जाएगा। IRDA एक्ट 1999 में आया था जिससे इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था। तो इसके केस में दोनों ही चीज़ें सेम ईयर में हुई। सेबी के केस में 1988 में वो पहले बॉडी बनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर 1992 जनवरी में इसका ऑर्डिनेंस आया, देन 1992 के अंदर सेबी का एक्ट आया था। इसके अंदर दोनों ही चीज़ें ऑर्डिनेंस और ये एक साथ 1999 में आई। ये जो एक एज अ गवर्निंग बॉडी थी वो नहीं बन पाई थी। ये किस पे आया था, मल्होत्रा कमेटी ऑफ 1993 के अंडर। 2014 में आईआरडीए का नाम बदल के आईआरडीएआई कर दिया गया, रिफ्लेक्टिंग इट्स डुअल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ आईआरडीए की बात करें तो इसकी गवर्निंग बॉडी होती है आईआरडीए अथॉरिटी। आईआरडीए अथॉरिटी इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ आरडीआई। एपेक्स बॉडी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें चेयरपर्सन होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है और 5 होल टाइम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, रोल क्या है, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट। तो ये सारा काम आईआरडीए के थ्रू होता है। आईआरडीए में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो लाइफ इंश्योरेंस के साथ डील करते हैं, कोई जनरल इंश्योरेंस के साथ, कोई हेल्थ के साथ, कोई एक्चुरियल रेगुलेशन। तो जो एक्चुरीज होते हैं, है ना, ये बेसिकली पॉलिसीज का जो आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस है उसे कैलकुलेट करके कंपनीज को बताते हैं, उसके हिसाब से कंपनीज अपनी कोई पॉलिसी बताती हैं। या इंटरमीडियरीज हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। इंश्योरेंस में इंटरमीडियरीज कौन कौन होते हैं, आपके एजेंट्स होते हैं, जो इंश्योरेंस एजेंट्स है, जैसे पॉलिसी बाजार, या फिर आपके सर्वेयर्स होते हैं। अगर आपने कभी कोई गाड़ी का या बाइक का क्लेम किया हो तो आप लोग देखेंगे कि उसमें सर्वे करने वाला आता है। तो सर्वे करने वाला ना तो गाड़ी की कंपनी के थ्रू आएगा, ना आपकी पॉलिसी वाली कंपनी के थ्रू, वो एक इंडिपेंडेंट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में टीपीए होते हैं जो कि एक इंटरमीडियरीज होते हैं बीच में। तो इस तरह से हमारे इनमें इंटरमीडियरीज होते हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम, ये सारा काम है आईआरडीआई का। सॉरी, ये आईआरडीए का स्ट्रक्चर है। फंक्शंस में अगर देखें हम लोग आईआरडीआई के क्या फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस में क्या है, रेगुलेट और सुपरवाइज करेगा इंश्योरेंस सेक्टर को टू एंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। ये तो स्पेसिफिक लाइन है, इसमें कुछ ऐसा मेरे ख्याल से समझाने का नहीं है। सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना मेरे को नहीं समझ आता कि उसमें समझाने की नीड होती है। आप लोग रीड करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। रजिस्टर एंड लाइसेंस इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंटरमीडियरीज, ओके। तो हर इंश्योरेंस कंपनी का और इंटरमीडियरी का स्पेसिफिक लाइसेंस होता है। तो लाइसेंस जो होता है उसका वो आईआरडीआई से मिलता है। जैसे बैंकिंग का लाइसेंस है, यहाँ पे इंटरमीडियरीज का भी लाइसेंस होता है। सेबी के केस में भी ये होता है। इंटरमीडियरीज हमने कौन से देखे थे, एजेंट देखे थे, सर्वेयर देखे थे, टीपीएस देखे थे। तो उनका स्पेसिफिक लाइसेंस होता है। आगे देखते हैं, प्रिस्क्राइब्स कैपिटल एडुकेसी एंड सॉल्वेंसी नॉर्म्स फॉर इंश्योरर्स। सॉल्वेंसी नॉर्म्स और कैपिटल एडुकेसी ये हम लोग बैंकिंग के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि कैपिटल एडुकेसी होता है, कैपिटल लिटरेसी क्या करेगी, हमारे उसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है कंपनी की। ना कुछ कैपिटल नॉर्म्स होंगे, क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनी है तो वो पैसा भी देगी, रिस्क भी कवर करेगी। आपको 2,000 रुपये का प्रीमियम देते हैं आप अपनी बाइक के लिए और आपको उसमें अच्छा खासा इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। तो उसके अंदर पैसा तो कंपनी का ज़्यादा ही जाता है ना। तो वो कब होगा, जब कंपनी की कैपिटल बेस अच्छा होगा। सॉल्वेंसी नॉर्म, अगर कोई कंपनी बंद हो रही होती है या दूसरी कंपनी में मर्ज होती है, उस प्रोसेस को हम सॉल्वेंसी कहते हैं कि कंपनी एकदम से खत्म हो रही है। तो वो सॉल्वेंसी नॉर्म्स होते हैं। कंपनी खत्म डायरेक्टली नहीं की जाती, कोशिश की जाती है कि कोई दूसरी कंपनी उसे टेक ओवर कर ले फाइनेंशियल सेक्टर में। तो वो नॉर्म्स भी आईआरडीआई बनाएगा।
रेगुलेट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग एंड पॉलिसी कंडीशन, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं IRDAI के नॉर्म्स के थ्रू ही होती हैं। सारे रेगुलेटर्स अपने अपने प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा करते हैं। इश्यूज गाइडलाइंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट ये ऑलरेडी आपके सिलेबस का पार्ट है, फाइनेंस के थ्रू भी है, मैनेजमेंट के थ्रू भी है। ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंस के थ्रू भी है और मैनेजमेंट के थ्रू भी है, और इस पे तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनकर आता है। कई बार RBI में पूछा गया है, जब 2012 से पहले के जो एग्जाम्स थे उनके अंदर भी पूछा गया है डिस्क्रिप्टिव के अंदर। RBI की वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर्स हैं। उसके बाद जब 2020 से आई थिंक शुरू किया था, 20 या 21 से, 2021 से RBI ने दोबारा शुरू करा था, तब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूछा गया है। इसको हम सेपरेट वीडियो में अलग से करेंगे, प्लस इस पे हम कम से कम 5 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करेंगे वीडियो के ही थ्रू। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिप्टिव आंसर एल्गोरिदम भी हम लोग करेंगे और पूरा आंसर भी हम लोग वीडियो में ही देखेंगे, और सब कुछ आपको PDF और PPTs की फॉर्म में मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आगे चलते हैं फिलहाल अभी हम लोग इसमें रेगुलेटरी फंक्शंस में। रेगुलेटरी फंक्शंस हमारे हो गए। एक क्या है हमारा, मॉनिटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑफ द इंश्योरर्स, वही जो सुपरवाइजरी काम है वो यही होता है। ठीक है, अब हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या है, पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करेगा। फेयर प्रैक्टिसेस कैसे, कि कंपनी ने अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ रिटर्न उसके अंदर है, उसको कंपनी ओबे करेगी, प्लस क्या लिखा है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। सेफगार्ड पॉलिसी होल्डर्स राइट्स एंड इंटरेस्ट, तो ये कंपनीज के लिए काम नहीं कर रही है, पॉलिसी होल्डर्स के लिए काम कर रही है, उनका राइट प्रोटेक्ट करने के लिए। एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ पॉलिसी टर्म, यही चीज़ें जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए डिस्क्लोजर पूरा उसका ना, क्लियर होना चाहिए कि सबको समझ आ जाए। प्रिवेंट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिस सेलिंग, मिस सेलिंग के अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कभी भी आपको लगता है तो आप IRDAI को कंप्लेंट कर सकते हैं। फर्दर वो खुद से अपने सुपरविजन के थ्रू, अपने इंस्पेक्शन के थ्रू इस चीज़ को देखती है कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना रहे। एस्टैब्लिशेस मैकेनिज्म फॉर ग्रीवेंस एड्रेसल, वही कि आपकी अगर कंप्लेंट आप करते हैं, आपकी कोई ग्रीवेंस होती है तो उस चीज़ को एड्रेस करना, उस चीज़ को रिजॉल्व करना भी IRDAI का काम है। प्रमोट्स कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन, तरह तरह से कंज्यूमर अवेयरनेस करना, एजुकेट करना कंज्यूमर्स को, मे बी थ्रू मैसेजेस और थ्रू ईमेल्स और थ्रू टीवी या फिर अलग अलग एडवर्टीजमेंट से IRDAI सारा काम करती है। फिर आते हैं इनके डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंटल फंक्शन के अंदर क्या होता है, इट प्रमोट्स द ग्रोथ एंड पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। ठीक है, ग्रोथ एंड पेनिट्रेशन करेंगे इंश्योरेंस को डीप, जो हमारे डीप सेक्टर्स हैं, जैसे हमारे रूरल के अनबैंक्ड रूरल सेक्टर्स हैं, या तरह तरह के हमारे मतलब इवन मेट्रो सिटीज़ में भी इंश्योरेंस सबके पास नहीं होता। एम है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन से हमारा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस सर्विसेज ले पाएँ। एनकरेजेस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, वही चीज़ जो मैंने भी आपको समझाने की कोशिश की है। प्रमोट्स इनोवेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, अब जैसे आप मोबाइल फ़ोन भी अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसका इंश्योरेंस होता है, आप ईयरफोन्स भी खरीदते हैं तो उसका इंश्योरेंस होता है। तो एक तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ग्रो करना है, इनोवेट करना है, नए नए तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी IRDAI देखता है। सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस एंड रूरल इंश्योरेंस, उसका डेवलपमेंट इसको देखना होता है, माइक्रो इंश्योरेंस को भी, रूरल इंश्योरेंस को भी। ज़्यादा डेप्थ में जाने की नीड नहीं है हमें कि यहाँ पे माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है, रूरल इंश्योरेंस क्या होता है, बाकी नाम से आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, है ना, इसमें कुछ ऐसा बताने की नीड नहीं है। एनकरेजेस कॉम्पिटिशन एंड एफिशिएंसी इन द इंश्योरेंस मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट के अंदर भी एफिशिएंसी और कंपटीशन को बढ़ाना, उसे एनकरेज करना IRDAI का काम है। फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज टू अनडिजर्व्ड टू अंडरसर्व्ड सेक्शंस, यही चीज़ जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी पेनिट्रेशन के अंदर, कि जो अनबैंक्ड एरियाज है या अंडरसर्व्ड सेक्शंस है, वहाँ तक इंश्योरेंस को लेकर जाना है हमें। ये सब काम IRDAI देखता है। सुपरवाइजरी और एनफोर्समेंट फंक्शंस IRDAI के क्या हैं, इट एंश्योर्स इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशन, है ना, कंपनीज आपको मिससेल नहीं कर सकती, कंपनीज इंश्योरेंस की गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाके काम नहीं कर सकती है। कंडक्ट इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, अभी हम लोगों ने इस चीज़ की बात करी ही थी। ये ऑडिट स्टेटूटरी ऑडिट नहीं होता है, जो CA वाला ऑडिट होता है, यहाँ पे हम किसी भी रेगुलेटर में उस ऑडिट की बात नहीं करते हैं। ऑडिट के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे एक स्नैप ऑडिट होता है, एक IS ऑडिट होता है, जैसे RBI
कराता है, सेबी कराता है, उनके आईटी सिस्टम्स का एक ऑडिट कराएगा, एक सर्वे करेगा। इस तरह से अलग अलग ऑडिट्स होते हैं। टेक्स करेक्टिव एंड पीनल एक्शंस फॉर नॉन कंप्लायंस, मॉनिटर सॉल्वेंसी, क्लेम सेटलमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्लेम सेटलमेंट पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग जब भी कोई इंश्योरेंस खरीदने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। जितना ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी के पास 100 क्लेम आ रहे हैं, 100 रिक्वेस्ट आई है क्लेम की, उसमें से उसने 90 ही सॉल्व करे हैं बस, तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% हो गया। किसी कंपनी ने 98 सॉल्व कर दिए हैं, उसका 98% हो गया। तो जिसका ज़्यादा है वो कंपनी ज़्यादा अच्छा लोगों को रिटर्न देती है, ज़्यादा अच्छे से पब्लिक के लिए काम कर रही है। एंश्योर्स ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट। ये लाइन अपने आप में क्लियर है। ये हमारा IRDAI था। अब हम लोग PFRDA को समझने की कोशिश करते हैं। PFRDA हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। PFRDA है ना, ये क्या करती है? ये पेंशन सेक्टर जो है उसका रेगुलेशन करती है। इंडिया में पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करेगी। एस्टैब्लिश किस लिए था? टू प्रमोट, रेगुलेट एंड एंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ पेंशन सिस्टम। पेंशन सिस्टम हमारे पास उस टाइम पर कौन सा था जब ये बना था? NPS। इनिशियली इसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू 2003 में सेटअप किया गया था। जैसे हमने सेबी को 1988 में करा था, इसे हमने 2003 में सेटअप करा है। इट वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर PFRDA एक्ट 2013। तो मतलब ये समझिए कि 10 साल लग गए इसको एक्ट में कन्वर्ट होने में। दिस एक्ट प्रोवाइड द लीगल बेसिस फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पेंशन स्कीम्स इन इंडिया। आगे देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या थी। इंडिया में ये सारे रिफॉर्म्स आने से पहले जो पेंशन सिस्टम था है ना, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था, जिसमें कोई यूनिफाइड रेगुलेटर नहीं था। गवर्नमेंट के पास पैसा कटता था, गवर्नमेंट से पेंशन आती थी। थ्रू आउट द जॉब जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा कटता था, एंड देन बाद में उन्हें पेंशन मिलने लगी। एज अ पार्ट ऑफ पेंशन रिफॉर्म्स, नेशनल पेंशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन 2004 फॉर सर्टेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये नहीं था। ये न्यू पेंशन स्कीम भी है, न्यू पेंशन स्कीम, जो अब हम सब लोग जो हम सब लोगों के पास में है। टू रेगुलेट एंड डेवलप द पेंशन सेक्टर, PFRDA 2003 में स्टैब्लिश हुआ एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेजोल्यूशन था। PFRDA के पास कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी, है ना। NPS को रेगुलेट करता था और उससे रिलेटेड जो इंटरमीडियरीज हैं उन्हें रेगुलेट करता था। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 2013 में विद द इनेक्टमेंट ऑफ PFRDA एक्ट। ओके, उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से पेंशन सेक्टर को रेगुलेट कर रहा है, डेवलप कर रहा है, NPS को देख रहा है और अटल पेंशन योजना को। दो मेजर पेंशन स्कीम इंडिया में चल रही है। एक न्यू पेंशन स्कीम है जो हमारे नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर आता है, और हमारा अटल पेंशन योजना है। आगे स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो PFRDA एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। कंपोजिशन में क्या है? एक चेयरपर्सन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, 3 होल टाइम मेंबर्स है, 3 पार्ट टाइम मेंबर्स है जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? रोल क्या है इनका? रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पेंशन सेक्टर, सुपरविजन ऑफ पेंशन फंड्स एंड इंटरमीडियरीज। अब इसमें भी बहुत सारी इंटरमीडियरीज आती हैं, जैसे आपका ICICI के पेंशन फंड्स हैं, HDFC के पेंशन फंड्स हैं, LIC के पेंशन फंड्स हैं ना। म्यूचुअल फंड्स के ये पेंशन फंड्स कहाँ पैसा लगा रहे हैं, किस नॉर्म्स के हिसाब से लगा रहे हैं। जैसे LIC की बहुत सारी स्कीम्स हैं, आपको पेंशन देती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सब्सक्राइबर्स इंटरेस्ट, ये तो सबका ही इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे वो सब्सक्राइबर्स है। IRDA के केस में हम पॉलिसी होल्डर्स थे, RBI के केस में हम डिपॉजिटर्स हो जाएंगे, सेबी के केस में हम इन्वेस्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है? आगे PFRDA फंक्शन अलग अलग है, जैसे इसमें डिवीजन है, NPS रेगुलेशन का अलग, इंटरमीडियरी का अलग, ओवरसाइट का अलग, सब्सक्राइबर ग्रीवियंस का अलग, ग्रीवियंस एड्रेसल का, एनफोर्समेंट का अलग। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, जिनके थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। आगे अब इसमें क्या आता है? फंक्शंस देखते हैं। रेगुलेटरी फंक्शंस है कि NPS और अटल पेंशन योजना को रेगुलेट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है, हम बार बार पढ़ते हैं PFRDA के लिए। जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा इनके पास, तभी वो पेंशन फंड का मैनेजिंग कर पाएंगे, और उन्हें भी रेगुलेशन के अंदर आना पड़ता है। रेगुलेट इंटरमीडिएट सच एज, जो हमारी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज होती हैं, जिनके पास सारे रिकॉर्ड होते हैं हमारे पेंशन के, कस्टोडियंस होते हैं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होती हैं। ये सब कुछ हम NPS के अंदर पढ़ेंगे। जब NPS को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये इन सारे इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करती है। जो इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस है, एक्सपोजर नॉर्म्स है, वो प्रिस्क्राइब करती है, और इंश्योर कराना है कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल एंड गवर्नेंस स्टैंडर्ड से।
तो जो भी हमारे गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हों, ये देखने के लिए कि उसमें जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका खुद का इंटरेस्ट ना हो किसी कंपनी में, वो ऐसा ना हो कि जो पैसा लगा रहे हैं वो अपने ही फंड्स में लगाए जा रहे हैं। तो उस तरह की सारी चीज़ों को देखना पीएफआरडी का एज अ रेगुलेटर, एज अ सुपरवाइजर काम होता है। प्रोटेक्टिव फंक्शंस है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस वही है, हम लोग पेंशन सब्सक्राइबर्स को सेफगार्ड करेंगे, डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पेंशन प्रोडक्ट्स के अंदर, मॉनिटर करेंगे पेंशन फंड्स की प्रोग्रेस को, उनकी परफॉर्मेंस को अलग अलग तरीके से, मैकेनिज्म मिलेगा सब्सक्राइबर की ग्रीवियंस रिड्रेस करने के लिए कि अगर आपकी कस्टमर एज अ कस्टमर आपकी कोई कंप्लेंट आती है, पेंशन फंड कंपनीज में आप कंप्लेंट करते हैं तो उसकी सुनवाई हो, वो अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो आप पीएफआरडीए में कंप्लेंट करेंगे, पीएफआरडीए इंश्योर करेगा कि आपकी ग्रीवियंस को सूटेबली एड्रेस किया जाए। प्रोटेक्ट सब्सक्राइबर्स अगेंस्ट मिस सेलिंग एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। फिर इसके अलावा डेवलपमेंटल फंक्शंस आते हैं हमारे पास पीएफआरडीए के, जैसे प्रमोट पेंशन अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, बहुत ज़रूरी काम है क्योंकि अभी भी बहुत से लोग एनपीएस का पेनिट्रेशन अगर आप लोगों को पता होता है तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, उसके अलावा अब ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए भी ओपन कर दिया गया है। और अटल पेंशन योजना, हम जब इसके स्टैट्स को पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और उसके रेस्पेक्ट में एपीवाई के सब्सक्राइबर्स कितने हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे विद द टाइम। एनकरेजेस एक्सपेंशन ऑफ पेंशन कवरेज स्पेशली इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए इस चीज़ को एनकरेज करता है। सपोर्ट करेगा इनोवेशन इन पेंशन प्रोडक्ट्स, तरह तरह के पेंशन प्रोडक्ट्स आने चाहिए। और पेंशन प्रोडक्ट्स से मतलब हमारा पेंशन स्कीम्स नहीं है, विद इन द स्कीम हमारे क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, हम लोग किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, वो सारा काम देखना पीएफआरडीए का होता है। स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द पेंशन इकोसिस्टम, पूरे पेंशन इकोसिस्टम को ये देखता है। क्लियर? ये था हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 का जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो हम लोगों का हो गया, जो फाइनेंशियल सिस्टम में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद अब जो भी हम अपने सिलेबस में करेंगे फ्रॉम सेकंड वीडियो, वो कॉन्सेप्चुअल भी होगा, थोड़ा डेप्थ में भी होगा। ये तो एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक ही था हमारे लिए। आगे के हमारे वीडियोस थोड़े और ज़्यादा लंबे होंगे, ये हमारा रफली 40-50 मिनट्स का वीडियो है। आगे से हमारे 1-1.25 घंटे के अराउंड के वीडियोस होंगे। हर चीज़ को हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, हर एक लाइन अपने आप में एक सवाल होगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, पेस आप लोगों को सही लगा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा। कोई फीडबैक है तो प्लीज़ मेरे को फीडबैक दीजिएगा, मैं उससे और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।